हेलो वेलकम इन अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हदी हियर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट वीक के बायोलॉजी से चैप्टर एंजाइम से एक नया टॉपिक लाए हैं। उस टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम किस मैकेनिज्म से किस तरह काम करते हैं। इससे पहले हमने एंजाइम का तारुफ, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कोफैक्टर, ये सारे के सारे ऑलरेडी हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो आज एक छोटा सा और टॉपिक है कि एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो बोर्ड्स हैं, चाहे वो फेडरल है, चाहे बलूचिस्तान का है, सिंध का है, जो भी बोर्ड है, वहाँ पर ये दो मॉडल्स बताए गए हैं। लेकिन दो मॉडल्स बताने से पहले हम आपको कुछ जनरल बताना चाहेंगे कि जनरली किस तरह एंजाइम जो है वो अपना एक्शन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक एंजाइम का मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम अगर बताना चाहूँ तो ये रहा हमारे पास एक डायग्राम। ये डायग्राम जो है ये एंजाइम का है। अच्छा, और मैं यहाँ पर ई लिख लेता हूँ। ये एंजाइम जो है, यहाँ पर इसके साथ एक और चीज़ मिलने जा रहा है, उसका नाम क्या है? सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट में लिख रहा हूँ एस। मैकेनिज्म के लिए सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ अटैच होना लाजमी है, और सबस्ट्रेट अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट उस चीज़ को कहते हैं जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है। अगर एंजाइम किसी प्रोटीन पे एक्ट कर रहा है तो प्रोटीन सबस्ट्रेट है। अगर एंजाइम किसी कार्बोहाइड्रेट पे काम कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है। गर्ज एंजाइम जिस चीज़ के ऊपर एक्ट कर रहा है वो सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट जो है ये फिलहाल अलग है। उसके बाद क्या होगा? ये जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट के साथ मिल जाएगा, या सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का डायग्राम हमें मिलेगा, कि जो आपका एंजाइम है ई, उसके एक्टिव साइट, मतलब ये जो जगह है जिसका नाम एक्टिव साइट है, जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होता है। एंजाइम की वजह से बहुत सारा इलाका है, लेकिन वो हमारे लिए काम का नहीं है। जिस जगह पे सबस्ट्रेट अटैच होगा उसका नाम है एक्टिव साइट। तो ये जो है ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट के ऊपर जो है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सबस्ट्रेट अपने आप को यहाँ पर अटैच करेगा एस, और इस कम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं? जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स हम इसको नाम देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम के सरफेस के ऊपर ये कैटालाइज हो जाएगा। लेट सपोज ये जो सबस्ट्रेट है इसकी तोड़फोड़ हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ कि एंजाइम जो है वो मतलब FSC लेवल तक स्टूडेंट ये समझते हैं कि एंजाइम सिर्फ चीज़ों को तोड़ने में मदद देते हैं। एंजाइम चीज़ों को बाइंड करने में, सिंथेसाइज करने में भी मदद देते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, हम फर्ज करते हैं कि ये जो सबस्ट्रेट आया हुआ है इसकी तोड़फोड़ हो रही है। तो एंजाइम के सरफेस पर इस चीज़ की तोड़फोड़ हो जाएगी, सबस्ट्रेट की तोड़फोड़ हो जाएगी, और हमारे पास जो सबस्ट्रेट है ये मैं आपके लिए कुछ कंसीडर करके बता रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और ये टूट गए। इसके बाद अब आप इसको सबस्ट्रेट नहीं कह सकते हैं। जब इस पर काम हो चुका हो तो आप इसको प्रोडक्ट P कहोगे। प्रोडक्ट ये जो है ये आपका अब आपका प्रोडक्ट है। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो एंजाइम है, एंजाइम बिल्कुल पहले की तरह फ्री हो जाएगा, और इंतज़ार करेगा दूसरे सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा। तो बिल्कुल ये रेडी है नेक्स्ट उसके लिए। तो आपने देखा कि एंजाइम को हुआ कुछ नहीं, और ये अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि एंजाइम जब किसी रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो ये खुद यूज़ नहीं होता। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, उसने सिर्फ रिएक्शन को प्रोसीड कर दिया। अब एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दो साइंसदानों ने दो मॉडल्स बनाए, जिसमें पहले मॉडल का नाम क्या है? लॉक एंड की मॉडल। और याद रखिए, अगर आपको याद हो 1833-34 के आसपास सबसे पहला जो है एंजाइम डिस्कवर हुआ। उसके बाद देखो 60 ईयर्स लगभग आसपास गुजर गए, और फिर एक मॉडल आया। फिर जो दूसरा मॉडल आया वो 1958 में। मतलब यहाँ से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि साइंसदान या साइंटिस्ट कितना मेहनत करते हैं, कितना टाइम लगता है चीज़ों को गेट करने में।
और सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे लेते हैं, और हमारे बुक्स में ये आ जाते हैं और हम उसको 2 दिन 3 दिन में साथ साथ सारे पढ़ लेते हैं। तो हम लोग कितने लकी हैं, और हमारे बाद आने वाले जनरेशन भी कितने लकी होंगे कि आज भी जो जो नई डिस्कवरीज हम लोग कर रहे हैं वो भी बुक्स में आ जाएंगे, और बड़ा प्रिंट पर सब कुछ आ जाएगा। सो दैट विल बी समथिंग वेरी स्पेशल। अच्छा जनाब, सो पहले लॉक एंड की मॉडल पता। लॉक एंड की मॉडल में एंजाइम के एक्शन को एक लॉक के साथ कंपेयर किया था, यानी इसके मुताबिक इस जो मॉडल है इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ एग्जाम में आप कुछ लिख सके। इस मॉडल के बारे में जो सबसे पहला जो स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि इस मॉडल के हिसाब से जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, जो वहाँ पर मैंने जिक्र किया था, एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है, ठीक है, वो रिजिड है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और यहाँ पर एंजाइम की स्पेसिफिसिटी की बात हो रही है, मतलब एंजाइम की स्पेसिफिक, यहाँ पर मतलब कि एक एंजाइम सिर्फ एक खास सबस्ट्रेट को ही कैटालाइज कर सकता है। कि किस तरह, जैसे अगर आप देखें एक चाबी, एक ख़ास चाबी जो है एक ख़ास लॉक को ही ओपन कर सकते हैं। मेरे पास लॉक तो है, शुक्र है, की भी है। तो अब ज़रा देख सकते हैं आप, अगर इस मॉडल के हिसाब से उन्होंने लॉक को एंजाइम के साथ कंपेयर किया हुआ है। लॉक इज़ योर एंजाइम, ठीक है, लॉक इज़ द एंजाइम। और की को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया हुआ है? सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट के साथ की को कंपेयर किया। जिस तरह इस ताले को खोलने के लिए एक खास चाबी, तो और भी चाबी होंगी, एक खास चाबी जो है इस ताले के जो अंदर जो साइट है, उस सॉकेट है, उसके साथ बिल्कुल फिट बना हुआ है ये चाबी जो है, यही इस ताले के अंदर जो है एंटर होकर के इसको खोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक ख़ास सबस्ट्रेट एक ख़ास एंजाइम के साथ ही जुड़ सकता है, बाकी इसके साथ जुड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर ये मॉडल एक तो स्पेसिफिक बता रहे, दूसरी बात ये है कि ये जो अंदर सॉकेट है ये रिजिड है, इसमें कोई लचक नहीं है, ये बिल्कुल सख्त है। तो इसमें चाबी जो है वो सिर्फ इसकी अपनी ही चाबी इसके अंदर फिट हो सकती है। अब अगर आप कोई दूसरा जो है की या चाबी लाओगे तो इसके अंदर फिट नहीं होगा, बिकॉज ये सख्त है, इसमें कोई लचक नहीं है। अगर इसके अंदर कोई लचक होता तो अब थोड़ा सा फोर्स करके जो है ना उसके अंदर वो चाबी भी आप इंटर कर सकते हैं, लेकिन ये रिजिड है। इस हिसाब से हमें लॉक एंड की मॉडल बता रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी यह है कि जो एंजाइम लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं वो नॉन रेगुलेटर, ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है, वो नॉन रेगुलेटर है, नॉन रेगुलेटरी। इसका मतलब क्या है? नॉन रेगुलेटरी एंजाइम मतलब कि जो एंजाइम इस मॉडल को फॉलो करते हैं उन एंजाइम का एक इशू है कि अगर वो एंजाइम अपने हद से तजावुज़ करे, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करे, बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ करे या सिंथेसिस करे, उनको फिर आप कैसे रोकोगे? उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। मतलब आमतौर पर हमारी बॉडी में जो एंजाइम है, गौर से सुने, आमतौर पर हमारी बॉडी में जो एंजाइम है उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। मतलब ज़रूरत जब पड़ती है तो एंजाइम को बोला जाता है एक्टिविटी के भाई स्टार्ट हो जाओ, और जब टाइम ख़त्म हो जाता है, ज़रूरत पूरा हो जाती है, तो फिर उसको बोलते हैं कि बस स्टॉप करो। एंजाइम को बाकायदा सिग्नल्स मिलते हैं बॉडी के अंदर। तो ऐसे एंजाइम जो चेक एंड बैलेंस के अम्ब्रेला के नीचे आकर काम कर रहा होता है, ऐसे एंजाइम को रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं। सो ये जो मॉडल है, ये मॉडल हमें ये बता रहा है कि जो एंजाइम इस मॉडल को फॉलो करते हैं वो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है। तो इसका मतलब नो चेक एंड बैलेंस फॉर देयर। एक एग्जाम्पल जो बुक में मुझे मिला वो है लाइपेज एंजाइम, ये मुझे मिला बलूचिस्तान बोर्ड के उस बुक से। लाइपेज एक एग्जांपल उन्होंने बताया, मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल की तरफ। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में जो पहला पॉइंट है, इसको जिसने डिस्कवर किया था कोशली 1958, ये आप देख लें। इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है? वो है कि एक्टिव साइट वो नॉट रिजिड है, मतलब फ्लेक्सिबल है। ये आप देख सकते हैं सर, जो है वो क्या फ्लेक्सिबल है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम हमारे पास है
उनका जो एक्टिव साइट है उसमें लचक है। लेट्स सपोज अब आप देखें ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है, लेट्स सपोज सबस्ट्रेट का ये जो है ये सबस्ट्रेट S है। तो अगर आप एंजाइम की फ़िलहाल इस तरह के शेप को देखोगे और सबस्ट्रेट की इस तरह के शेप को देखोगे तो आप ये अंदाज़ा कर सकोगे कि ये फिट नहीं आ सकता इसके अंदर। तो अब क्या होगा, वो कहता है कि जब तक सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होगा उस वक्त तक एंजाइम एक किस्म का इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के करीब आ जाता है तो इस एंजाइम के अंदर चेंजेस आ जाती है, इसकी एक्टिव साइट में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। बिकॉज आपको याद होगा कि एंजाइम आर मेड ऑफ प्रोटीन। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर बिल्कुल भी लचक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ी सी चेंज आ जाती है, ठीक है, चेंज, प्रोटीन के अंदर कुछ चेंज आ जाता है। उस चेंज की वजह से इसका जो एक्टिव साइट है वो अपना शेप कुछ इस तरह बना लेते हैं कि उसके अंदर फिर सबस्ट्रेट बिल्कुल फिट हो सकता है। अब जैसे कि मैं दोबारा से एंजाइम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसने अपना शेप चेंज कर दिया। अभी देखो एक्टिव साइट ने अपना शेप चेंज कर दिया। तो जब एक्टिव साइट अपना शेप चेंज करेगा अब यहाँ पर जो आपका सबस्ट्रेट है वो बिल्कुल यहाँ पर आएगा। तो आप देखिए एंजाइम का एक्टिव साइट उसका शेप पहले कुछ और था, अब इसका शेप चेंज हो गया। तो सारा जो मॉडल का जो मेन पर्पज़ है, इन दो मॉडल्स में जो सबसे बुनियादी फ़र्क है वो एक्टिव साइट का है। उसमें कहते हैं कि एक्टिव साइट बिल्कुल रिजिड है, वो एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अटैच होने से पहले, सबस्ट्रेट होने के बाद वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि एक्टिव साइट शुरू में उसका शेप कुछ और होगा, बाद में उसका शेप चेंज होगा, हो सकता है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है। जो एंजाइम इस मॉडल को फॉलो करते हैं ये इन एंजाइम पर आप बिल्कुल चेक एंड बैलेंस के अम्ब्रेला के नीचे ला सकते हैं। इनके ऊपर बाकायदा चेक एंड बैलेंस होता है। और हमें ये भी बताया कि जो एंजाइम चेक एंड बैलेंस के अंडर काम करते हैं उन एंजाइम को हम लोग नाम देते हैं रेगुलेटरी एंजाइम, रेगुलेटरी एंजाइम। और एक एंजाइम जो है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, जो है ये एक एंजाइम है, या ग्लूकोकाइनेज भी आप उसको कह सकते हैं, ग्लूकोकाइनेज, जो कि ग्लूकोज के ऊपर जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच करते हैं। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम ये ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होता है। ये वाकई में ये जो एंजाइम होता है ये बाकायदा सिग्नल मिलके ये काम करना शुरू भी कर लेते हैं और ये स्टॉप भी करते हैं। लिहाजा ऐसे एंजाइम को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेगुलेटरी एंजाइम। और रेगुलेटरी एंजाइम जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंडर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपने आज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन आपने पढ़ लिया, दो मॉडल्स भी आपने पढ़ लिए। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जिस तरह इस मॉडल को लॉक एंड की से कंपेयर किया था, इस मॉडल को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया था? इस मॉडल को उन्होंने ग्लव्स इन हैंड्स, ग्लव इन हैंड, इससे उन्होंने कंपेयर किया था। यहाँ पर जो ग्लव है, ग्लव जो है ये एंजाइम को शो करेगा और हैंड जो है ये सबस्ट्रेट को शो करेगा। अब देखो जो ग्लव्स होते हैं मोस्टली वो लचकदार होते हैं, तो जब आप उसके अंदर अपना हैंड इंटर कर लेते हैं वो बिल्कुल उसके अंदर फिट हो जाता है, क्योंकि ग्लव जो है वो लचकदार है। और लचक की वजह से कभी कभी बाज़ लोगों का हाथ थोड़े से बड़े या दरमियाना साइज़ के होते तो सब के सब उसके अंदर फिट होते हैं, बशर्ते कि ग्लव लचकदार हों, वरना बग़ैर लचक वाला ग्लव्स जो है उसके अंदर मुख्तलिफ साइज़ वाले हाथ जो है नहीं आ सकते। तो इसीलिए उन्होंने इसको ग्लव इन हैंड से कंपेयर किया था। इसके साथ ही मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का ये टॉपिक यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो हमें लाइक दीजिएगा, इस लेक्चर को साथ साथ शेयर भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करते रहिएगा ताकि आपको नोटिफाई किया जा सके। और एक एडवाइस जो मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ आपको बताता हूँ, वो ये कि अगर आप हर बंदे के साथ डिस्कशन करें तू मैं में कि आपने कितना बुरा किया, आपने कितना अच्छा किया, इसमें नुकसान आप ही का होगा। कोशिश करें कि डिस्कशन ना किया करें। इससे क्या होगा, आपके ताल्लुकात भी सही रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहा करें, सुनते जाओ, ज़्यादा बोलते नहीं, क्योंकि अक्सर ताल्लुकात जब ख़राब होते हैं दो बंदों के बीच
डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, ना वो मानते हैं ना ये मानता है, बाद में मसला बहुत ख़राबी की तरफ जाता है। इसी तरह बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे, जब आप कोई चीज़ देखते हैं, कोई रिलीजियस ऐसा कोई बात देखते हैं, कोई कमेंट करे, नेगेटिविज़म आप बिल्कुल मत करो। जब तक आपको कुछ अपनी आंखों से अपने कुछ देखा ही नहीं है, कुछ भी मत बोलो, जज्बाती मत बनो, ठीक है। प्यार करो, बेशक अपने अल्लाह से, अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करें, इबादत करते जाइए, अच्छे अच्छे काम करते जाइए, लेकिन ये जो कमेंट्स है, कमेंट्स बिल्कुल भी करना छोड़, ना दोस्तों के साथ इस पर डिस्कशन करते जाए सियासत में, ना फेसबुक सोशल मीडिया पर। ये सारे की सारी चीज़ें बाद में आप खुद ही पछताओगे, ये मैंने इस तरह कमेंट क्यों किया, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना उसके पर्दे के पीछे पता नहीं क्या हो रहा है, तो आप उसमें कुछ बोलोगे। क्योंकि मैं भी अक्सर जब ये सोशल मीडिया पर आता हूँ तो एक पोस्ट देखता हूँ, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों की राय आती है और मैं देखता हूँ यार व्हाट्स हैपनिंग। तो भाई उनसे अपने आप को हटा के सारा जो तवज्जो है आप अपने ऊपर करें, आप अपने इम्प्रूव कर दें, आप अपना ईमान को इम्प्रूव कर दें, आप अपने आप को अंदर देखो कि यार मैंने करना क्या, मैं एक इंसान हूँ, क्या करना है, मैंने इंसानियत की तरफ आना है, अच्छे अच्छे काम आपने करने हैं। बहुत सारे आपका जिस्म जिस तरह बना हुआ है ये बड़े ज़बरदस्त बड़े टारगेट के लिए बना हुआ है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप सारे के सारे अचीव करोगे अगर आप नेगेटिविज़म से अपने आप को हटा लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।